इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, हम बहुत 12th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कंडक्टर्स के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने पढ़ा भी होगा ये फॉर्मूला, VD इज इक्वल टू माइनस QE टो अपॉन इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा होगा Q इज द चार्ज, is the electric field, tau is the average relaxation time, and this is the effective mass of the electron. तो चार्ज वही 1.6 × 10⁻⁹ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आपने पढ़ा भी है बचपन से, E अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था dV/dx। एक और डेफिनेशन होती है D = F/Q। किसी चार्ज पे जो फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। चार्ज पे जो फोर्स लगता है तो एक डेफिनेशन ये होती है, एक होती है E = dV/dx। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो फोर्स की फॉर्म में अगर आपको बताना है तो F/Q, और वोल्टेज की फॉर्म में बताना है तो -dV/dx। देन टो इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसके बारे में आगे थोड़ा और पढ़ेंगे। अभी देखो आप कि जब कोई चार्ज कैरियर चलता है किसी सेमीकंडक्टर में तो अंदर क्या होता है, वो आयन से टकराता है। क्या होता है, कोई भी सेमीकंडक्टर होता है, सपोज एक सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर आयन्स बनते हैं, अपन आगे देखेंगे कैसे बनते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सपोज ये आयन है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ये यहां से चला टकराया, फिर ये यहां से चला यहां टकराया, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन चलता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, इससे टकराया और फिर वापस कोलाइड होकर वापस यहां आया, तो यहां से 2 सक्सेसिव कोलिजन, दिस यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां टकराया और यहां से वापस यहां आया, तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है दैट इज नोन एज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसके बारे में आगे और अपन पढ़ेंगे। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया और यहां से वापस यहां आया, यानी 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है दैट इज टो, m इज द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें पता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, चलता है, तो उसका इफेक्टिव मास कुछ अलग होता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज Q, ये सब आप 12th क्लास में पढ़ भी चुके हो। Q इज द चार्ज, E is the electric field, tau is the average reaction time, me star is the effective mass of the electron. This is the drift velocity. Basically drift velocity होती क्या है, सपोज ये हमारा एक चार्ज कैरियर है, सॉरी कंडक्टर है। इस कंडक्टर में हमने एक वोल्टेज लगाया दिस ±V वोल्ट। इस V वोल्ट, इसकी लेंथ है L लेंथ के कंडक्टर पे अगर आप V वोल्टेज लगाओगे तो यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा प्लस से माइनस की तरफ E। उस E की वैल्यू किसके बराबर होगी, उस E की वैल्यू होगी V/L। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, जो पहले रेंडमली मूव कर रहे थे, चार्ज लगाने से पहले ये इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव करते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा। चार्ज ये बैटरी लगाने से पहले चार्ज रेंडमली मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो नेट एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं आता है। फिर जब हम वोल्टेज लगा देते हैं उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगता है दैट इज E इज इक्वल टू, आपको पढ़ा भी होगा F/Q। F इज इक्वल टू क्या होता है, QE। तो एक फोर्स लगता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इन चार्ज पे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, VD। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जब हम वार से वोल्टेज अप्लाई करते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब चार्ज कैरियर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनमें जो वेलोसिटी आती है उस फोर्स के कारण, इस फोर्स के कारण जो वेलोसिटी आएगी दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब कोई चार्ज कैरियर मूव करता है दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आर यू क्लियर अबाउट इट नाउ? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में चार्ज कैरियर मूव करता है तो दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको एक क्लियर समझ में आ गया होगा कि VD इज इक्वल टू -QE τ/me। अब देखिए इसके अंदर अपन ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करें। दिस इज
VD इज इक्वल टू माइनस Q टो अपॉन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां ध्यान से देखें तो Q भी कांस्टेंट है, एवरेज रिलेक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है, इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो इसको अगर अपन थोड़ा सा रीअरेंज और कर दें तो वी विल गेट VD इज इक्वल टू दिस माइनस Q2 अपॉन M इज वी कैन राइट इट म्यू एंड दिस इज द E, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो VD इज इक्वल टू म्यू E, वी कैन राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो यही है, VD इज इक्वल टू म्यू ही। आप चाहें तो इसको बॉक्स में बिल्कुल याद कर लें, VD इज इक्वल टू म्यू ई एंड दिस कांस्टेंट दिस माइनस QT अपॉन M स्टार यानी म्यू, दिस इज नोन एज द मोबिलिटी। तो क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो दिस इज द मोबिलिटी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलता है। VD इज इक्वल टू म्यू ई। बस ये हमें सिर्फ इस फॉर्मूले के लिए मैंने आपको इतनी सारी चीजें समझाई, इससे ज्यादा हमें कुछ काम का नहीं है। हमारे काम का बेसिक ये वाला फॉर्मूला है, दैट इज VD इज इक्वल टू म्यू ई। म्यू इज द मोबिलिटी, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आर यू क्लियर अबाउट इट? नोट इट डाउन नाउ। तो हमें ये क्लियर हुआ कि VD इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमारे पास क्या मिला? हमें मोबिलिटी मिली। अब हम E के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब कोई चार्ज कैरियर मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसके कारण जो वेलोसिटी आती है दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और इसको हमें डीप में पढ़ना है कि व्हाट इज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को अगर हमें डीप में पढ़ना है तो हमें आगे चलना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, हम मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज द मोबिलिटी। नेक्स्ट इज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी में क्या था कि मोबिलिटी क्या चीज होती है हमारे सेमीकंडक्टर में? व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी इज द हाउ ए चार्ज कैरियर कैन मूव फ्रीली। कितने आसानी से चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में मूव कर सकता है, वो उसकी मोबिलिटी को डिफाइन करता है। मतलब चार्ज कैरियर कितनी आसानी से सेमीकंडक्टर में मूव करता है, आसानी से चल सकता है। यानी आप इसे कह सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पेस। स्पेस में चार्ज कैरियर कितनी आसानी से मूव कर सकता है, दैट इज नोन एज द मोबिलिटी। नाम से पता लग रहा है, मोबाइल, चलना, यानी कितना चार्ज कैरियर कितनी आसानी से किसी सेमीकंडक्टर में चल सकता है, दैट इज नोन एज द मोबिलिटी। अब इसका सिंबल जो होता है म्यू। ठीक है, तो मोबिलिटी इज द फ्रीडम ऑफ स्पेस, बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पेस, और वी कैन से हाउ इजीली चार्ज कैरियर कैन मूव। कितनी आसानी से चार्ज कैरियर मूव कर सकता है, दैट इज नोन एज द मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या होती है? अभी अपने पढ़ी थी इसका फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था? VD इज इक्वल टू म्यू ई। हमने पढ़ा था VD इज इक्वल टू म्यू ई। तो यहां से म्यू क्या आया? दैट इज VD अपॉन ई। तो VD अपॉन ई आया। तो दिस इज द रेशियो ऑफ, बेसिकली मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो म्यू क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब कोई चार्ज कैरियर मूव करता है तो उसमें जो वेलोसिटी होती है दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बारे में आप पहले ही क्लासेज में बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं। देन दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है, यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, यूनिट ऑफ
म्यू। मोबिलिटी की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। अब हमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, होल की मोबिलिटी, इसके बारे में बात करनी है और मोबिलिटी किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। मोबिलिटी जो चेंज होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और टेम्परेचर से बहुत चेंज होती है। तो मोबिलिटी टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे चेंज होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जब हमने पढ़ा था वीडी, वीडी क्या होता है? वीडी इज इक्वल टू माइनस क्यू टो ई अपॉन एम स्टार, ये पढ़ा था। यहां पे एक चीज ध्यान देनी है कि दिस इज म्यू, म्यू इज बेसिकली वी कैन राइट माइनस Q tau is relaxation time and this is effective mass of electron। अगर आप रिलैक्सेशन टाइम को बढ़ाते हो तो आपका म्यू बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा साहब? यानी अगर आप सोचो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सेमीकंडक्टर में आसानी से मूव कर रहा है, आसानी से चल रहा है, उसको कोई क्या नहीं मिल रहा? आयन ही नहीं मिल रहा बहुत दूर तक, तो इसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर रहा है, यानी कोई आयन उसको टकराने के लिए एटम से कहीं बीच में टकरा नहीं रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर कहीं टकरा नहीं रहा है एटम से, एटम के अंदर आयन से अगर टकरा नहीं रहा है, इसका मतलब वो आसानी से चल रहा है, तो कोलिजन नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब बहुत देर बाद कोलिजन हो रहे हैं, और बहुत देर बाद कोलिजन हो रहे हैं, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज्यादा होगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया और यहां से टकरा के वापस यहां गया, तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम। लेकिन जब बीच में कोई आयन ही नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन आराम से चल रहा है, इसका मतलब टकराएगा ही नहीं, और टकराएगा ही नहीं, इसका मतलब उसका रिलैक्सेशन टाइम बहुत देर बाद जाके टकराएगा, वहां से वापस बहुत देर बाद आएगा। तो यानी टो की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब आराम से चल रहा है इलेक्ट्रॉन अगर आराम से चल रहा है, इसका मतलब मोबिलिटी उसकी ज्यादा है। तो आप ये ध्यान रखना, जब भी रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाएंगे, टो बढ़ाएंगे, आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी। तो मोबिलिटी किससे बढ़ती है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर आपका बढ़ता है, क्योंकि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम तब बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन आसानी से चलता है, उसको कोई आयन बीच में हर्डल्स के रूप में नहीं मिलता है, और बहुत दूर तक चलते आराम से चल रहा है, कोई आयन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसका रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है, और रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब मोबिलिटी इंक्रीज होती है। तो आपको चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि म्यू तभी बढ़ता है जब हमारा रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है। आर यू क्लियर अबाउट इट? अब यहां से ध्यान से देखो, म्यू रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड करता है, और एक पैरामीटर और है म्यू का, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो अपन देखते हैं कि टेम्परेचर पे म्यू कैसे डिपेंड करता है। तो अगर ध्यान से देखें अपन कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मोबिलिटी, तो आपको एक तो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड किया, किस पे डिपेंड किया? रिलैक्सेशन टाइम पे। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो मोबिलिटी बढ़ेगा। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाने से, ये यूनिवर्सल लॉ है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मोबिलिटी घटेगा। तो म्यू इज टी की पावर माइनस एम, यानी अगर आप या यूं कह सकते हो, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर एम, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे। अब एम मटेरियल फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिफरेंट मटेरियल्स पे। तो दिस इज द कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोबिलिटी कम होगी। ये हमेशा याद रखना है आपको, टेम्परेचर बढ़ाने से मोबिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, एक आराम से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आराम से चल रहा है, सपोज देखिए कि दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ये आराम से चल रहा है, और अचानक आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये इसका रास्ता बिगड़ जाएगा, क्योंकि यहां वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, और ये रास्ता बिगड़ जाएगा। तो ये जो नॉर्मल आराम से इजीली चल रहा था वो उतना इजीली नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहां वाइब्रेशंस होंगे, टेम्परेचर के कारण उसको एनर्जी मिलेगी, अपनी जगह से डिस्टर्ब होगा तो उसकी मोबिलिटी घटेगी। तो आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ने के कारण
वो अपना जगह से डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी वो मोबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोबिलिटी रिड्यूस होती है। तो मोबिलिटी में एक चीज मैंने बताया, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी, दूसरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोबिलिटी घटेगी। तो मोबिलिटी का मतलब समझ में आया, टेम्परेचर बढ़ाने से मोबिलिटी घटती है, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाने से मोबिलिटी बढ़ती है। यहां तक कोई डाउट? नाउ अब हम बात करते हैं मोबिलिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या डिपेंडेंस है। तो मोबिलिटी की अगर अपन बात करें, मोबिलिटी में अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वेरिएशन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी वेरिएशन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी का जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखो मोबिलिटी का वेरिएशन अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखना है तो हम क्या करें, हमने फॉर्मूला पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। दिखने में क्या लगता है, दिखने में यह लगता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहां वीडी और ई दोनों साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने से वीडी पर भी फर्क पड़ता है, तो हमें दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखना पड़ेगा कि ई और वीडी का कंबाइंड इफेक्ट करके म्यू कैसे चेंज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ये केस हमारे लिए बहुत एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान से इसको पढ़ना है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं कि मोबिलिटी वेरिएशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज मोबिलिटी वेरिएशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी वेरिएशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पढ़ना है तो एक फॉर्मूला है Vd इज इक्वल टू म्यू ई, और E क्या है, Vd अपॉन सॉरी म्यू क्या है, म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन ई। अब आपके E और Vd, अब E और Vd में भी रिलेशन है क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा तो Vd में भी चेंज आएगा। E पे कौन डिपेंडेंट है, Vd। तो E और Vd साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं, उसके कारण म्यू कैसे चेंज होगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए कि हम इसके साथ, ये गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे वेरिएशन देखें मोबिलिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो सबसे पहले इसमें 3 केस होते हैं। केस नंबर 1 कहता है केस नंबर वन कहता है लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई लो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या समझे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन 10 की पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे, इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अगर हम इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ऐसा एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाया एक साइंटिस्ट ने कि अगर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और म्यू का वेरिएशन देखा, तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये आया है कहीं से। तो वो ग्राफ क्या कहता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर यानी थोड़ा लो इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो हमारा मोबिलिटी जो था वो क्या थी, कांस्टेंट थी। वो क्या थी, कांस्टेंट थी। तो लो वोल्टेज के लिए, लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मोबिलिटी कांस्टेंट थी। क्लियर। थोड़ा सा केस नंबर 2 पे जाते हैं। जैसे केस नंबर 1, तो उसने देखा कि लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए म्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। केस नंबर 2 के लिए अपन कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। केस नंबर 2, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहां वेरिएशन रहेगा वो मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट का मतलब हमें ध्यान रखना है 10 की पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर से E की वैल्यू चेंज होगी किसके बीच में, 10 की पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, 10 की पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर हम इसके बीच में 10 की पावर 3 से लेके 10 की पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर के बीच में चेंज करते हैं,
10 की पावर 3 वोल्ट से पर सेंटीमीटर से 10 की पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा म्यू है वो चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू ई रूट ओवर ई, यानी म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप कह सकते हो ई की पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो केस नंबर 2। केस नंबर 3 अगर बात करें, केस नंबर 3 एक्सपेरिमेंट क्या किया, केस नंबर 3 आया, केस नंबर 3 ने क्या कहा, केस नंबर 3 ने कहा इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज ग्रेटर देन 10 की पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अप्लाई केस 3 सॉरी अप्लाई हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन 10 की पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा अगर अपन अप्लाई करेंगे तो ऐसा देखा गया कि म्यू इज 1/E, या यू कह सकते हो म्यू इज ई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर -1। तो आपको ये तीनों केस में, पहले केस में आप ध्यान से देखो कि जब लो इलेक्ट्रिक फील्ड था तो म्यू क्या रहा, कांस्टेंट रहा। जब आपने मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, न ज्यादा न कम, तो आपका म्यू 1/√E के प्रोपोर्शनल रहा। देन अगर आपने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर -1, यानी आपका वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के साथ मोबिलिटी में जो वेरिएशन आया वो एक सा नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है कि हम किस वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, और इसका अगर एक साथ अपन ग्राफ बनाएं तो अपन आराम से ग्राफ भी बना सकते हैं। इसका ग्राफ अगर अपन बनाएं तो दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये ग्राफ कैसे बनेगा, दिस सबसे पहले दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, sorry, this is the mobility, this axis is mobility, this is mobility, this is electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपने बहुत जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यानी 10 की पावर 3 से कम, 10 की पावर 3 ये वोल्ट पर सेंटीमीटर, जब 10 की पावर 3 तक लगाया तो आपका मोबिलिटी ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। 10 की पावर 3 से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, 0 से 10 की पावर 3 के बीच में लगाया, तो आपका मोबिलिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। देन आपने 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 के बीच में लगाया, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 इसके बीच में लगाया, तो सब लीनियरली चेंज होगा, यानी दिस इज लाइक दिस। दिस इज लाइक दिस, और उसके बाद दिस इज म्यू इज कांस्टेंट, हियर म्यू इज कांस्टेंट, हियर म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई की, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर -12, एंड हियर ग्रेटर देन 10 की पावर 4 टिल 10 की पावर 7 तक ऑलमोस्ट चलता है। दिस इज 10 की पावर 7 मान लो आप, दिस इज लीनियरली, दिस इज म्यू इज ई की पावर -1। तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज मोबिलिटी वर्सेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, दिस इज मोबिलिटी वर्सेज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये एक्सपेरिमेंट से आया है। और इस ग्राफ से हम जो कंक्लूड करते हैं वो ये करते हैं कि केस 1 म्यू इज कांस्टेंट इफ 10 की पावर 3 तक हमने अप्लाइड किया, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 किया, देन दिस विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू म्यू इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर -12, देन हमने और इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया, देन वी विल गेट म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर -1। तो आपको ये तीनों, ये पूरा ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि कैसे मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वेरी कर रही है। आर यू क्लियर अबाउट इट? अब देखो, इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो म्यू का तो हमने देख लिया, पर हमारी वीडी का क्या होगा? तो वीडी का जो ग्राफ आता है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ग्राफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ,
वो कैसे होता है। तो अगर अपन बात करते हैं तो देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, वीडी हमारी कैसे चेंज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिपेंडेंस देखते हैं एक बार। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको अपन थोड़ा साइड में ले जाते हैं। नाउ अब अपन बात करते हैं वीडी। तो वीडी डिपेंडेंस, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या पढ़ रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। तो ई का रिलेशन तो देख लिया, लेकिन वीडी और म्यू के वीडी और म्यू कैसे चेंज होता है। तो वीडी का डिपेंडेंस इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी है, तो वीडी डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वीडी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड, क्योंकि ई के साथ म्यू का देखा है, लेकिन ई के साथ साइमल्टेनियसली वीडी कैसे चेंज हो रहा है हमने नहीं देखा। तो बहुत क्लियर है। सबसे पहला केस नंबर 1 में म्यू कांस्टेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो म्यू कांस्टेंट होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे ही वीडी भी बढ़ेगा। आप देखो, आपने केस नंबर 1 क्या देखा था, म्यू कांस्टेंट होगा, म्यू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से म्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब वीडी भी साथ साथ आपका बढ़ रहा है, तभी तो ये कांस्टेंट होगा। क्योंकि ई बढ़ेगा साथ में वीडी बढ़ेगा तो म्यू कांस्टेंट होगा। तो वीडी यानी जब आपका ई इज क्या होगा, लेस देन 10³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी। ई वीडी के साथ साथ ऐसे कैसा चेंज होगा। आर यू क्लियर अबाउट इट नाउ। अब ई अगर आपका 10³ वोल्ट पर सेंटीमीटर से 10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर के बीच में है, तो आपका क्या होगा, आपका हमने क्या कहा, म्यू में चेंज आएगा। कैसे म्यू में चेंज आएगा 1/e⁻⁻²। -½ का मतलब अब आपकी जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसमें आप लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो वीडी changes, this is first case, this is case number 2, VD changes sublinearly with electric field. VD changes sublinearly with electric field. VB increase या increase, changes की बजाय आप अच्छा वर्ड होगा increase होती है। ठीक है, इसी रेशियो से। देन थर्ड वन इज इफ E इज ग्रेटर देन 10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर, 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो आपको क्या मिलेगा, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा तो आपका म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻1। इसका मतलब लीनियरली वीडी क्या हो रहा है, यहां पे आपका E बढ़ाने से म्यू कम हो रहा था, यहां पे समझना, यहां E बढ़ाने से म्यू कम हो रहा था। तो अब आपका यहां पे E बढ़ाने से अगर म्यू कम हो रहा है, डायरेक्टली E बढ़ाने से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे E बढ़ाने से म्यू कम हो रहा है, सीधे सीधे म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। इसका मतलब VD क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब इस वाले केस में VD विल बी कांस्टेंट विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वापस मैं समझाता हूं कि म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E, ये हमारा फॉर्मूला था। E हमने जब लो 10⁻³ से कम हो और हम बढ़ा रहे हैं तो म्यू हमारा क्या हो रहा था, कांस्टेंट था। म्यू कांस्टेंट कब हो सकता है, जब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD हो। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिखो ज्यादा सही रहेगा, E linearly increases E
इंक्रीजेज लीनियरली विथ VD। ठीक है, तो VD के साथ E बढ़ेगा तो VD भी बढ़ेगा। कब? जब E की वैल्यू कम होगी। फिर VD इंक्रीजेज सब लीनियरली एंड देन VD कांस्टेंट विथ E। तो अगर आप VD का ग्राफ देखना चाहते हो, अगर अपन लास्ट में अगर एक ग्राफ देखें, अगर VD का ग्राफ देखें तो VD का ग्राफ कैसा आएगा? तो अगर अपन ग्राफ देखें तो ये ग्राफ आएगा, देखिए VD का ग्राफ आएगा हमारा, दिस इज द VD एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और VD और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर अपन ग्राफ बनाएं, अपन जानते हैं कि लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 10 की पावर 3 तक के लिए VD क्या होगी, फिर 10 की पावर 4 तक के लिए फिर VD क्या होगी, और देन VD क्या होगी। तो 10 की पावर 3 तक E इंक्रीजेज लीनियरली, नहीं सॉरी VD, यहां पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। VD इंक्रीजेज लीनियरली इंक्रीजेज विथ E। ठीक है, तो आपका VD जो है वो E के साथ लीनियरली इंक्रीज होगा। देन दिस इज लीनियरली इंक्रीजेज, देन सब लीनियरली इंक्रीजेज, देन सब लीनियरली VD इंक्रीजेज सब लीनियरली विथ E। सब लीनियरली मतलब ऐसा वाला इंक्रीजेज। देन 10 की पावर 4 तक सब लीनियरली इंक्रीजेज होगा। देन आफ्टर 10 की पावर 4 VD इज कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VD इज कांस्टेंट। तो VD कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब दिस इज 10 की पावर 3, दिस इज 10 की पावर 4, दिस इज द लीनियरली इंक्रीजेज, दिस इज सब लीनियरली इंक्रीजेज, एंड दिस इज सैचुरेटेड। ठीक है, तो दिस इज द VD इज सैचुरेटेड हियर। यहां VD सब लीनियरली इंक्रीज कर रही है। तो आपके दोनों ग्राफ, चाहे म्यू का ग्राफ हो चाहे आपको VD का ग्राफ हो, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, कैसे एक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपस में कनेक्टेड हैं। आर यू क्लियर अबाउट इट? अगर आपको कोई एक लाइन में समराइज करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूं, फॉर लो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एक लाइन में हम समराइज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक लाइन में समरी लिखें तो फॉर, आप इसको लिख सकते हो, फॉर लो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिख लो आप VD और यहां लिख लो आप म्यू। फॉर लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, VD विल क्या होगी, VD विल लीनियरली increases and mu will be constant। ठीक है, नाउ फॉर लेस देन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर लेस देन 10 की पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। फॉर लो वोल्टेज, फॉर लो। देन दूसरा केस, फॉर मॉडरेट, यानी 10 की पावर 3 से E 10 की पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर के बीच में अगर हो तो क्या होगा, VD का क्या, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। दिस इज फॉर 10 की पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर से E किसके बीच में हो, 10 की पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर के बीच में अगर हो तो VD क्या होगी, सब लीनियरली इंक्रीजेस। और म्यू क्या होगा, म्यू इज E की पावर -12। ठीक है, कांस्टेंट, क्लियर नाउ। देन थर्ड केस इज फॉर लार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज ग्रेटर देन 10 की पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, VD इज सैचुरेटेड and mu is power -1. I think you are very clear about it. So this is the very important
ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि कैसे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज VD, आप इसको लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी and this is mobility. This table is very important for the gate. Write it. Note it down. तो ये मोबिलिटी के बारे में अपन ने देखा। अब इसमें एक और चीज अपन देखते हैं कि मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन और होल की क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन और होल म्यू एन क्या होती है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड म्यू पी, हमेशा अपन ये सिंबल लेंगे, म्यू पी इज मोबिलिटी ऑफ होल। अब अपन जानते हैं कि ये इफेक्टिव मास पे डिपेंड करती है। अपन ने फॉर्मूला देखा था, अगर अपन ने फॉर्मूला देखा म्यू एन का -q टो अपॉन एम, तो इफेक्टिव मास अगर हमारा चेंज होगा, इफेक्टिव मास अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली हमारी मोबिलिटी चेंज होगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो वो हल्का होता है और आसानी से मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है होल से। तो हमेशा क्या होता है, दैट इज म्यू एन अपॉन म्यू पी का जो रेशियो होता है वो ऑलमोस्ट 2 to 2.5 तक ये वेरी करता है। तो ये लगभग 2 से 2.5 गुना होता है। और अगर अपन इसको देखें म्यू एन और म्यू पी की बात करें फॉर जर्मेनियम और फॉर सिलिकॉन, तो जर्मेनियम की अगर अपन बात करें तो दैट इज 3800, ये आपको याद रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। और म्यू पी जो होता है वो कम होती है, म्यू पी कितनी होती है, दैट इज 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। सेम ईयर सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के लिए म्यू एन जो होता है वो होता है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, एंड दिस इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। तो आपको ध्यान रखना है, अगर अपन इसका थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। एंड दिस इज, ठीक है, दिस इज मोबिलिटी। तो दिस इज 3800 1800, this is the for germanium and this is for silicon. I think you are very clear about it. तो this is the basic concept of the mobility. तो mobility में अल्टीमेटली हमें जो याद रखने वाली चीजें हैं वो अगर अपन समराइज करें तो सबसे पहला क्या था, म्यू के साथ t की पावर -m, यानी एक चीज आपको याद रखनी है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोबिलिटी डिक्रीज होती है नॉन लीनियर तरीके से, नॉन लीनियर, दिस इज नॉन लीनियरिटी के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, आपने म्यू का VD और E के रेस्पेक्ट में हमने बहुत अच्छे से टेबल बना लिए, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो मोबिलिटी से रिलेटेड ध्यान रखने हैं, जो हमारे बहुत काम आएंगे। थैंक यू।